ਆ ਗਿਆ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ। ਡਬਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡਿਫਾਲਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਭ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ 3 USB PNB ਸਾਊਂਡ ਡਿਵਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰਦਾ। ਕਰਤਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਰਾਂ? ਓਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਨਾਓ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे बताइएगा क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, बताइएगा ज़रा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी। मेलोडियस हैं। चलो, हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटे सेल को, और सेल की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डील की थी, और इन चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा था। ठीक है जी। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 2। ठीक है जी। और ये जो यूनिट नंबर 2 आपको यहाँ पर नज़र आएगा ना स्टूडेंट्स, दैट इज़ बेसिकली दो चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 में। कौन कौन सी? इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। ठीक है जी। जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पर एंजाइम्स को डील कर रहे होंगे। तो दो मेन चीज़ें हैं हमारे पास जो कि इसमें आती हैं जिसको हम लोग डील करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि पहले किस को डिस्कस करना पसंद करेंगे? क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए हैं आप? आपको पता है इसमें से हमारे पास ये जो आते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, अच्छे खासे एमसीक्यूज इसमें बनते हैं। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों को पता होने चाहिए। प्रीवियस पास पेपर्स भी डिस्कस करो तो इसमें भी आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। चलो हम लोग डील करते हैं स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बेटे जो कि बने होते हैं बायो एलिमेंट से। दे आर कंपोज्ड ऑफ बायो एलिमेंट्स। ये किससे बने होते हैं? ये हमारे पास बायो एलिमेंट्स बनाते हैं। बायो एलिमेंट्स हम लोगों ने अगर इसकी कैटेगरी डिस्कस करें तो 16 बायो एलिमेंट्स पढ़े हैं। ठीक है जी। जिनमें से स्टूडेंट हमारे पास 6 ऐसे हैं जिनको हम लोग मेजर बायो एलिमेंट्स बोलते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जिनको हम लोग माइनर बायो एलिमेंट्स रेफर कर रहे होते हैं। सो मेजर और माइनर बायो एलिमेंट्स जो हैं इसकी कैटेगरी हमारे पास आ रही होती है। ठीक है जी। ये बात याद रखना। ये जो 6 हैं जिनको मेजर हम लोग बोलते हैं, ये मेजर बायो एलिमेंट्स ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि आपके पास 99% हिस्सा बनाते हैं किसका? बायोमास का। आपके जिस्म का 99% हिस्सा यही बना रहे होते हैं। जबकि 1% हिस्सा या लेस देन 1% जो बायोमास होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय माइनर बायो एलिमेंट्स। अच्छा, अपने सेक के लिए आप क्या करो, ज़रा इनको डिस्कस कर लो कि ये जो मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं ये कौन कौन से हैं। मेजर के अंदर ना आप लोगों ने याद रखना है ओ, चन, कप। ठीक है, ये इसका हम लोग निमोनिक्स बनाते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप इससे और कोई सेपरेट बनाना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। तो देखो बेटे, हमारे पास ये जो O होता है दैट इज रेफरिंग विद ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है ये 65% हिस्सा बनाती है।
फिर C फॉर हमारे पास आ जाता है कार्बन, ये कार्बन 18% हिस्सा बनाती है। फिर हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है बेटे ये 10% हिस्सा बना रही होती है। फिर हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है ये 3% हिस्सा बनाती है। कैल्शियम जो है ये हमारे पास 2% होता है, और फॉस्फोरस बेटे दैट इज अबाउट 1%। तो टोटल करोगे तो आपके पास ये बेटे 99% हिस्सा बनाते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करते हैं। वन कैन हैव नाइस केक पीस। अच्छा, फैजी मलिक ने ये शेयर किया है, आपकी मर्जी है बेटे, जो आपको अच्छा लगता है। इन्होंने भी जो शेयर किया है दैट इज गुड। अच्छा, फिर आ जाते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स की तरफ। माइनर बायो एलिमेंट्स में याद रखना है PS, CS, मिक, मेजाय। PS, CS और मिक, मेजाय, ये हमारे पास बेटे 10 जो हैं वो माइनर बायो एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये माइनर बायो एलिमेंट्स जो हैं इनमें अगर हम लोग लेबल करें तो P फॉर पोटाशियम, ठीक है, फिर S फॉर सल्फर, फिर C फॉर क्लोराइड, फिर S फॉर सोडियम, ठीक है, फिर M फॉर मैग्नीशियम, ठीक है जी, फिर I फॉर आयरन। इनकी परसेंटेजेस आपको नजर आएंगी। ठीक है, जैसे हम लोग यहां पर डील करें, पोटाशियम जो होता है बेटे, पोटाशियम की परसेंटेज होती है 0.35%, सल्फर की परसेंटेज होती है 0.25%, क्लोराइड और सोडियम हमेशा सेम परसेंटेज 0.15% और 0.15%, ये हमेशा सेम कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। और एक बात याद रखना, ये जो हमारे पास हम लोग क्लोराइड और सोडियम को डील करते हैं ना, दे आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर आइंस, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर आइंस की कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज कॉपर, ठीक है, फिर मैंगनीज आ जाता है, फिर बेटे हमारे पास है जिंक, और फिर है आयोडीन। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास, जिसमें ये बिल्कुल लास्ट वाले 4, ये बेटे ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ट्रेस एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, आप मेजर नहीं कर पाते। जबकि मैग्नीशियम और आयरन जो होते हैं ये बॉर्डर लाइन केस पे होते हैं। मैग्नीशियम हमें नजर आता है 0.05%, आयरन हमें नजर आता है 0.004%। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे इनकी परसेंटेजेस आप लोगों ने सेफर एंड पे याद रखनी है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। सो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इसमें ना ये जितने भी बायो एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे बायो एलिमेंट्स आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इन बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर ना आपके पास फिर क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम लोग डील करेंगे। देखो, एक आप लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर इसमें याद रखना है परसेंटेज को, दैट इज बेटे वपक, LDROI। मेरे साथ बोलो, वपक LDROI। क्या बोला मैंने? वपक LDROI। दोबारा से दोहराता हूं, वपक LDROI। ठीक है जी, कौन आई? OI। चलो वो आई देखते हैं कौन है जी। हमारे पास बेटे ये जो आ जाते हैं W, दैट इज शोइंग वाटर, P फॉर प्रोटीन, C फॉर बेटे हमारे पास आ जाते हैं कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स, L फॉर हैं लिपिड्स, D फॉर बेटे हमारे पास DNA, R फॉर RNA, O फॉर अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम मेंशन करते हैं, एंड I फॉर अदर
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब बेटे इन मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन हमारे पास डिस्कस किया जाता है विद रेफरेंस टू प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की जगह पे समटाइम मैमेलियन सेल भी मेंशन करता है। ठीक है, तो बात एक ही है, क्या था वपक, LDR, OI। अच्छा, ये मुकद्दस कह रही है निमोनिक्स तो और भी मुश्किल है बेटे। ये बस अपनी आसानी के लिए है, अगर आपको इजी लगता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बेटे आप कोई डिफरेंट भी बना सकती हैं। देखो वाटर जो है ये दोनों के अंदर आपको 70% नजर आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने तो याद रखा हुआ है 70 70 15 18 3 4, 70 70 15 18 3 4, ये बेटे इसकी परसेंटेज हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फिर लिपिड्स हैं बेटे ये 2-3 यानी 2% और 3%, DNA 1% और 0.25%, RNA जो है ये हमारे पास 6% और 1.1%। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं अदर कैटेगरीज के अंदर, ये बेटे हमारे पास 2-2 यानी ये 2-2% और ये बेटे 1-1% आपके पास मौजूद होगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसकी परसेंटेज के हवाले से कौन कौन सी परसेंटेजेस हैं, बिकॉज बेटे यहां पे क्वेश्चन आता है। देखो पहला सवाल आपके पास ये बनता है कि मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है, तो ये मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बेटे दैट इज वाटर। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन आता है, मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि आपको यहां पर नजर आता है दैट इज वाटर। अच्छा, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के हवाले से बेटे ये देखो ये 15% होता है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में और 18% होता है ये यूकैरियोटिक सेल में। तो इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोटीन जो है दैट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, BM से लिख रहा हूं, दैट इज ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। ठीक है बेटे, जुलेखा बेबी बेटे बताते हैं अभी DNA कहां पर है, अगर आप थोड़ा सा सब्र करेंगे ना तो ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह पाक जो है ये सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा जी, ये बेटे हमारे पास प्रोटीन को हम लोग डील कर रहे होते हैं जो कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास बेटे कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि परसेंटेज के लिहाज से डिस्कस किए जाते हैं। एक तो प्रोटीन डिस्कस किया जाता है ना, इस प्रोटीन के हवाले से आप लोगों ने ये पढ़ी हुई है टर्म कि ड्राई सेल वेट का ना प्रोटीन जो होता है ये 50% होता है, ड्राई सेल वेट का ये 50% होता है। अब ये 50% कैसे आता है, ठीक है, ये मसला है ना कि 50% हम कैसे इसको मैयर कर रहे होते हैं भाई, 50% भी तो बताना है। देखो हमारे पास आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये 100% आएगा, इसको भी कैलकुलेट करोगे 100% आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस सेल का ड्राई सेल वेट निकालो तो बेटे ड्राई सेल वेट क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का वेट निकालें तो ये 100, इसमें से पानी निकाल दूंगा तो बाकी ये जो 30% आएगा ये हमारे पास ड्राई सेल वेट है, दैट इज ड्राई सेल वेट। ठीक है, अब ड्राई सेल वेट में प्रोटीन कितनी है भाई, 15%, तो ड्राई सेल वेट में प्रोटीन परसेंटेज निकालो तो प्रोटीन इन ड्राई सेल बेटे आपके पास आएगी 15 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 और उत्तर इसका क्या होगा 50%। इस वजह से आपकी बुक में ये मेंशन किया जाता है कि ड्राई सेल वेट का 50% हिस्सा होते हैं। अच्छा, अगर हम इसको यूकैरियोटिक सेल के लिए निकालें
तो यूकैरियोटिक सेल में भी तो पानी सेम है ना, तो इसका भी ड्राई सेल वेट आपके पास कितना आएगा 30। तो इसका प्रोटीन निकालोगे बेटे तो 18 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट करो तो बेटे परसेंटेज आएगी 60% के राउंड अबाउट। ठीक है, तो ये दो हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं जो कि आप लोगों ने यहां पर याद रखने। ओके, एक 50% ये, एक 60% वाला। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास इसमें ना इसी टेबल में से एक और क्वेश्चन भी आता है कि बताओ परसेंटेज के लिहाज से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर परसेंटेज किसकी ज्यादा है। तो बेटे जब भी हम लोग इसकी परसेंटेज निकालेंगे ना, ये देखो यहां पर देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल या मेमेलियन सेल में आपको सबसे ज्यादा क्या नजर आता है, वाटर। तो ये बात याद रखना, वाटर सबसे ज्यादा है। फिर इसके बाद क्या नजर आती है, प्रोटीन। फिर इसके बाद क्या नजर आता है, देखो मेमेलियन सेल में प्रोटीन के बाद हमें नजर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, फिर इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स। इसके बाद अगर करोगे तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। ठीक है जी, ये हम लोग मेंशन करते हैं मेमेलियन सेल के लिए। लेकिन अगर बेटे आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल के लिए पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे ज्यादा वाटर, फिर वाटर के बाद देखो इसमें हमारे पास प्रोटीन। ठीक है, ये पहले दो तो सेम ही आ गए। प्रोटीन के बाद इसमें न्यूक्लिक एसिड देखो, तो बेटे अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो इसमें डीएनए और आरएनए कलेक्टिवली आपके पास न्यूक्लिक एसिड होता है ना, तो ये आएगा 7%। तो हमारे पास प्रोटीन के बाद आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद हमारे पास आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आएंगे लिपिड्स। सो दैट इज समथिंग जो कि आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बेटे अपने क्वेश्चन को आप लोगों ने इसके साथ एसोसिएटेड रखना है ताकि आपके पास मैक्सिमम चीजें जो हैं वो कवर होती रहें। हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इससे आगे ये बच्चे ने एक सवाल पूछा था कि जी हमारे पास ये जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में 1% है, यूकैरियोटिक सेल में 0.25% है, ऐसा क्यों, देखते हैं। अच्छा, इसको ना अंडरस्टैंड करना है आपने। थोड़ा सा यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे। सपोज दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक ही क्रोमोसोम होता है, फर्ज करो हम वो उसको ये बना देते हैं। यूकैरियोट के अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बेटे एरिया के लिहाज से कौन ज्यादा है, यूकैरियोटिक सेल ना। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक का डीएनए इसके सेल वॉल्यूम पे निकालेंगे तो दैट विल बी अबाउट 1%। क्यों, क्योंकि सेल का साइज इटसेल्फ छोटा है। लेकिन अगर हम इस क्रोमोसोम को जो यूकैरियोटिक है इसका डीएनए ले लो और इसको इसके सेल वॉल्यूम पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास परसेंटेज आएगी 0.25%। क्यों, क्योंकि ये सेल का एरिया हमारे पास बड़ा है। यूकैरियोटिक सेल का एरिया, यूकैरियोटिक सेल का वॉल्यूम बड़ा होता है बेटे, इस वजह से आपको यहां पर 0.25% नजर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो टेबल में से तो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन बनता है, जी बताओ हमारे पास ये जो आपके पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट ड्राई सेल वेट का कितना होंगे। तो 3 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो दैट विल बी अबाउट 10%। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बेटे हमारे पास है वाटर। ओके जी, वाटर हमारे पास आ गया। चलो बताओ जरा, ये जो हमारे पास वाटर है,
वाटर। जी जुलेखा बीबी क्लियर हुआ? ओके जी बेटे बिल्कुल, कंपैरिजन बेस है मुकद्दस बेटे। ओके चलो आगे चलते हैं वाटर की तरफ। अच्छा वाटर के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो आप लोग जानते हो। वाटर हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दैट इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से। अब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं इसमें बेटे? हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं, सॉरी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा और ये हम लोग ये कुछ यूं बनाते हैं कि ये आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है, ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, चलो मुझे ये बताओ, ये जो हमारे पास बेटे वाटर है, वाटर, ये पानी कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है? यानी आप लोगों ने इसके हवाले से बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि पानी जो है इसमें आप लोग जब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हो तो पहले तो आप लोग बॉइलिंग पॉइंट बता दो। आप लोगों ने पढ़ा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी। ठीक है, फिर आप इसका फ्रीजिंग पॉइंट बता दो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? दैट इज 0 डिग्री सी। ये केमिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है लेकिन हम यहाँ पर इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगर आप इसकी मैक्सिमम डेंसिटी की बात करो तो बेटे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी किस डिग्री सी पे होती है? 4 डिग्री सी पे होती है, लेस देन, स्लाइटली लेस देन 4 डिग्री सी होती है। ठीक है, अब हमारे पास बेटे सवाल आता है जो कि केपीके की बुक में से है, वो ये कि अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमूव कर दें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमूव कर दें, इसका रिमूवल कर दें, देन व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट? ये सवाल है, इसका आंसर बताओ जरा। पहले बॉइलिंग पॉइंट बताओ जरा कितना होगा अगर हम इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकाल देते हैं? बताओ भाई। बॉइलिंग पॉइंट हफ्सा सईद कह रही है -100 डिग्री सी, गन्मा भी कह रही है -100 डिग्री सी, हरवैन कह रही है -100, गनवा, फिर अरीब जो है ये -80 पे आ गई हैं। केपीके वाले बताओ भाई क्या होता है? सबाहत ने -80 -100 बताया, लेकिन ये -80 क्या है और -100 क्या है बेटे? बॉइलिंग कौन सा है, फ्रीजिंग कौन सा है? देखो, अगर बेटे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें रिमूव करेंगे ना तो ये बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट विल बी अबाउट -80 डिग्री सी। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमूव करते हैं और इसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट बेटे ये हमारे पास होगा -100 डिग्री सी। तो -80 पे बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है ना नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो एक्चुअल में छोटी हो जाती है। ठीक है, चलो अच्छा यहां से एक बात तो क्लियर हुई कि मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होती है ना दे आर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बिल्कुल इफ्रा शफकत, बहुत ज्यादा ठंड होती है -80 पे। चलो यहां पे बेटे थोड़ा सा जरा इसका और भी प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं कि पानी जो है ये हमारे पास दैट इज जस्ट लाइक दिस H2O। ठीक है, ये H2O जो है बेटे मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है। कहां पर? दैट इज मोस्ट अबंडेंट, एक तो हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा ना, दूसरा यहां पर ऐड कर लो, दैट इज मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दैट इज मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ये हमारे पास लिविंग पोर्शन ऑफ सेल को बोलते हैं। ठीक है, फिर बेटे
जी बिल्कुल बेटे, पिंक पिंक अवैस कह रहे हैं पिंक कलर यूज ना करें। चलें, विल ट्राई के हम जो है ना पिंक को कम से कम यूज करें। अच्छा जी, हमारे पास बेटे इस वाटर को वैसे रेंज करें तो पानी जो है ये आपके पास 70 से लेकर 90% तक रेंज करता है। ठीक है, आगे जाके बताता हूं किस तरह से। और कुछ के अकॉर्डिंग आपके पास 65 से लेकर 89%, ये 69 से 89 65 से 89% ये पंजाब की बुक के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, चलो यहां पर सवाल आता है कि ये जो पानी है इसकी परसेंटेज डिफरेंट के अंदर कैसे कैसे हो सकती है। तो बेटे अगर हम लोग यूज करें ना यहां पर बोन सेल्स, तो बोन सेल्स के अंदर आपके पास ये वाटर की जो परसेंटेज होती है ना ये तकरीबन 20% के करीब होती है। ठीक है, अच्छा अब इस बोन सेल के साथ आपके पास ऑस्टियोसाइट की टर्म भी यूज कर सकता है, बिकॉज यू हैव स्टडीड कि बोन सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट भी बोलते हैं। अच्छा, इसी के साथ बेटे आपके पास ना एक और चीज भी रिजेंबल करवाता है, वो है सीड्स। अगर हम लोग सीड्स की बात करें तो सीड्स के अंदर भी बेटे आपको ये 20% ही वाटर नजर आएगा। दे आर द ड्राई स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि ये आपके पास जब पानी को अपटेक करते हैं तो पानी को अपटेक करके इनका साइज 200 टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, चलो फिर बेटे हमारे पास क्वेश्चन बनता है ब्रेन सेल्स। तो ब्रेन सेल्स के लिए हम लोग एक और टर्म भी यूज करते हैं ना, न्यूरॉन्स। जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं बेटे वो ब्रेन सेल एसोसिएटेड होते हैं। तो ब्रेन सेल के अंदर वाटर कितना होता है, दैट इज बेटे 85%। ब्रेन सेल्स में 85% होता है। ओके, चलो अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा आपको किस में नजर आता है तो बेटे आपके कुछ बुक्स के अंदर जेलीफिश मेंशन की जाती है। इस जेलीफिश के अंदर 99% हिस्सा वाटर का होता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा की बात करें, ब्लड प्लाज्मा की बेटे, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपको 90% हिस्सा वाटर का नजर आता है। लेकिन ये देखो ना, ये ब्लड प्लाज्मा, अगर वो ब्लड पूछ ले कि ब्लड के अंदर वाटर कितना होता है, तो ब्लड के अंदर बेटे वाटर जो है ये टोटल ब्लड का 88% होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे कुछ इसमें वैल्यूज ऐड की जाती। चलो एक और ऐड कर लो, हमारे पास यहां पर अगर हार्ट की बात करें और बेटे लंग्स की बात करें तो इनके अंदर आपको नजर आता है 75 से लेकर 80% तक वाटर। ठीक है, अगर आपके पास लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर बेटे 70 से लेकर 75% तक इसकी परसेंटेज हमें नजर आती है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके पास पानी के हवाले से डिफरेंटली पूछी जाती हैं। सो दैट शुड बी क्लियर कि हमारे पास बेटे कौन कौन सी चीजें हैं, और ये मोस्ट कॉमन है, इस वजह से हमने इनको डिस्कस किया। ओके, चलो अब चलते हैं इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज की तरफ। हमारे पास बेटे सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट लाइक प्रॉपर्टी। देखो बेटे हमारे पास ये जो वाटर होता है ना ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आप लोगों ने पढ़ा है कि वाटर जो है दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी हर चीज का कुछ ना कुछ हिस्सा ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन जब हम यहां पर क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन बनता किस तरह से, हमने बेसिकली ये देखना है। सपोज दैट इज अ कंटेनर। ठीक है भाई, इस कंटेनर में हम डाल देते हैं पानी, और आज ब्लू है पानी पानी। ठीक है, ये पानी हमने डाल दिया। ओके जी, पानी ही पानी है, अलीदा सही कह रही हैं आप। चलो आपके पास सवाल ये आता है कि जी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ए मॉलिक्यूल,
ये आपने इसमें एंटर किया, बी मॉलिक्यूल वो भी एंटर किया, सी मॉलिक्यूल भी एंटर किया, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल आपने एंटर कर दिए। और फिर वो आपके पास बेटे ये बताता है कि ए मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी और बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सी। तो इसका क्या मतलब है? बहुत आसान सा बेटे, इसका मतलब आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो ए मॉलिक्यूल है ना, ए मॉलिक्यूल हमारे पास ये शो कर रहा है दैट इट इज आयोनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और आयोनिक मॉलिक्यूल के अंदर आप सबसे ज्यादा जिसको डिस्कस करते हो वो HCl या सोडियम क्लोराइड होता है, नमकियात, ठीक है जी। अच्छा, मामा ने फौरन देख लिया जब मैं गाना गा रहा था। हाँ? नहीं, गाना गाया तो नहीं, बस हल्के हल्के बोल ही बोले। चलो देखो, अब ये आयनिक मॉलिक्यूल्स की ना सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर हम लोग चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स बेटे हमारे पास इससे कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल जरूर होते हैं। अगर सी की बात करें तो सी हमारे पास सबसे कम सॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दे मस्ट बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो बेटे बहुत ज्यादा लेस सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। इनको हम लोग नॉन पोलर भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी बेटे, पिंक मैं भूल गया था, यहां पे बस आखिरी दफा यूज करूंगा, ठीक है। चलो, ये सोडियम को सेपरेट कर लिया, क्लोराइड को सेपरेट कर लिया। अब जब भी हम इसको पानी में डालते हैं ना, तो आयनिक की सॉल्युबिलिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि आयनिक के अंदर ये देखो हमारे पास हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, सेम एज यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये देखो ऑक्सीजन जो है ना ये अट्रैक्ट करती है इस सोडियम को, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और क्लोराइड जो है दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट जो होगा इसका, वो इसको अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव पार्ट इसमें क्या है? प्रोटॉन, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये बेटे सॉल्युबिलिटी जो है ये भी हमारे पास किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बिकॉज ये दो आपके पास सेपरेटली आइंस की फॉर्म में चले जाते हैं, और उन आइंस को पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेंट जो है पानी का वो अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। जब वो अट्रैक्ट करता है तो इन मॉलिक्यूल्स का राम नाम सत्य हो जाता है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आपको पता है ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी से ही मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी होती है इसमें पानी की, दैट इज नॉन एज बेटे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ठीक है, या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस पढ़े होंगे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ये बेटे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की जब हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में आप लोगों ने याद रखना है कि पानी जो है ना ये लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व ही नहीं कर पाता। जैसे हमारे पास है बेटे ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल। अब पानी इसको क्या करेगा? डिसोसिएट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से यहां पर सस्टेन रहेगा। फिर हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं, लार्जर प्रोटीन्स, ठीक है, उन लार्जर प्रोटीन्स की भी बेटे इंटेग्रिटी इसी वजह से मेंटेन रहती है। डीएनए और हमारे पास आ गई प्रोटीन्स, इनकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। कौन मेंटेन रखता है? ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन मेंटेन रख रही होती है बेटे, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाती है बेटे दैट इज हीट कैपेसिटी। चलो यहां पर ऐड करते हैं हीट कैपेसिटी। बेटे ये जो हीट कैपेसिटी होती है ये हमारे पास कैसा करैक्टर है?
हीट कैपेसिटी हमारे पास बेटे है, क्या पूछ रहे हैं बेटे, सेल्वेशन, इंटेग्रिटी होता है इंडिविजुअलिटी, मतलब वो मॉलिक्यूल जो है ना वो अपनी इंडिविजुअलिटी या स्पेसिफिसिटी को मेंटेन रख रहा होता है। ठीक है, चलो हीट कैपेसिटी को हम लोगों ने मेजर करना है और हीट कैपेसिटी में हम क्या करते हैं, एक और कंटेनर बना लेते हैं। सपोज दैट इज कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर फिर पानी डाल दिया और आपको पता है पानी क्या है, आज पानी क्या है आप सबको पता है ना, लेकिन बताओगे नहीं। ये जो पानी है बेटे, इसमें हीट कैपेसिटी को जब भी आप लोग मेजर करते हो ना, हीट कैपेसिटी में याद रखना है कि यूनिट वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए। यूनिट वॉल्यूम यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर है और इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सी, और मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर देता हूं 16 डिग्री सी। ठीक है, तो 15 से जब ये 16 डिग्री सी पे जाएगा तो हमारे पास बेटे जितनी भी हीट इसने अब्सॉर्ब की है ना, उस हीट को हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, दैट विल बी रेफर टू एज हीट कैपेसिटी। दोबारा से सुनो, नंबर ऑफ कैलोरीज एब्सॉर्ब टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 15 डिग्री सी टू 16 डिग्री सी, दैट इज हीट कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, 1 कैलोरी मेंशन किया जाता है, या बेटे 4.18 जाउल्स भी मेंशन किया जाता है। ये दोनों सही हैं। पंजाब वाले जरा सुन लें, पंजाब में बेटे ये कैलोरी और जाउल वाला मेंशनड नहीं है, पंजाब में सीधा सीधा 1.0 लिखा हुआ है, तो ये आपने इसके ना यूनिट्स ऐड कर लेने हैं। अच्छा, सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है बेटे कि हमारे पास ये जो हीट कैपेसिटी है, इस हीट कैपेसिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हीट कैपेसिटी की बेटे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है थर्मोस्टेबिलिटी, दैट प्रोवाइड्स थर्मोस्टेबिलिटी। ये थर्मोस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी आप लोग बहुत ही ज्यादा गर्म जगह से जब कोल्ड एनवायरनमेंट में जाते हो तो एकदम से ही आपकी बॉडी ठंडी नहीं हो जाती। ठीक है, सेम एज जब आप लोग कोल्ड से बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में जाते हो तो एकदम से ही बॉडी गर्म नहीं हो जाती, बिकॉज आपके पास ये इंस्टेंट चेंज जो होता है ना वो डीनेचरेशन कॉज कर सकता है। तो नेचर ने क्या किया हुआ है, हॉट से कोल्ड या कोल्ड से हॉट जाने के लिए आपके पास हमेशा स्लो चेंज होता है, और ये स्लो चेंज किस वजह से है, बिकॉज ऑफ हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो पानी जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है ना, ये आपको सरवाइव करवाता है, आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी बॉडी के अंदर पानी है, नेचर ने रखा हुआ है, तो वो उसके सर्वाइवल के लिए बेटे जरूरी होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेचर चेंजेस। अब्दुल मोइस बिल्कुल सही कह रहे हैं, इशाल भी सही कह रही हैं कि ये हीट स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दैट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, वेपोराइजेशन होता क्या है, दैट इज द प्रोसेस जिसमें आप लोग वेपर्स बनाते हो, ऐसे ही है ना। तो सपोज यहां पर भी हम लोग कंटेनर बना लेते हैं, सपोज ये हम लोगों ने कंटेनर बना रहे हैं, इमरान खान वाली सियासत कर रहे हैं, हम यहाँ पे इमरान खान वाला पानी पढ़ रहे हैं। चलो ये बेटे पानी हमने इसके अंदर एंटर कर दिया। ठीक है, अब पानी आपको पता है कि दैट इज बेटे लिक्विड है, और इसके अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये बहुत रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। ये ही वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपके पास बेटे इवेपोरेट करते हैं तो कुछ हीट लेकर जाते हैं। ओके, चलो हम यहां पे कहते हैं कि हमारे पास वाटर यहां पर मौजूद है 1000 ml, 1000 ml। ठीक है, और इस 1000 ml का टेम्परेचर है, फर्ज कर लो 25 डिग्री से। ठीक है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री से। अब पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करते हैं, कोलिजन की वजह से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स की बेटे
आपके पास एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इसकी सरफेस से इवेपोरेट कर जाते हैं। जब वो इसकी सरफेस से इवेपोरेट करते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है। सपोज हम ये कहते हैं कि 1000 ml में से ये 2 ml इवेपोरेट कर गया, तो रिमेनिंग का टेम्परेचर बेटे कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सी कम हो जाएगा। यानी ये जो 25 था दैट विल बी कम्स एट 24 डिग्री सी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब भी आपके पास 1000 ml में से 2 ml इवेपोरेट हो, मैंने क्या बोला, 1000 ml वाटर है, ठीक है, और इस 1000 ml वाटर में से इवेपोरेट कर दो 2 ml, तो कितने डिग्री सी कम हो जाएगा, 1 डिग्री सी टेम्परेचर विल रिड्यूस। अगर मैं यही पूछूं कि 1000 ml वाटर में से मैंने 1 ml वाटर इवेपोरेट कर दिया, तो कितने डिग्री सी टेम्परेचर कम होना चाहिए, कितने डिग्री सी टेम्परेचर कम होना चाहिए, 1 का हाफ हो जाएगा ना, दैट मस्ट बी हाफ डिग्री सी, जो कि बेटे इससे कम होना चाहिए, जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है बेटे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू होती है 574 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, अगर आप इसके किलो कैंसिल करते हो तो तभी भी वैल्यू आएगी 574 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि आपने इसके साथ याद रखनी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन के हवाले से। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेटे हमारे पास डिफरेंट काम करती है। जैसे हम लोग प्लांट्स के अंदर इसके फंक्शन को डील करें ना, तो प्लांट्स में इसका फंक्शन होता है ट्रांसपायरेशन। वाटर जो है वो इसकी सरफेस से इवेपोरेट करता है एंड इट कॉजेज कूलिंग। फिर हम लोग बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में बेटे हमारे पास ये जो आपके पास फिनोमिना होता है, इसको पर्सपायरेशन बोलते हैं, पर्सपायरेशन, या इसको स्वेटिंग भी बोलते हैं। देखो, जब बहुत ज्यादा पसीना आया हो, पंखे के नीचे हो, तो एकदम से आपको चिलिंग इफेक्ट महसूस होता है। आंसर क्या है इसका, आपके पास पर्सपायरेशन या स्वेटिंग या इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। फिर डॉग की बात करते हैं, तो डॉग में बेटे वो टंग, कभी भी आप देखो डॉग जो है ना, वो जुबान बाहर निकाल के भाग रहा होता है। ठीक है, क्यों, उसकी टंग पे बेटे आपको ग्लैंड्स नजर आते हैं, जिनको हम लोग मेंशन करते हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर पेंटिंग मूवमेंट। ठीक है, पेंटिंग भी डॉग्स के अंदर जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है। ओके हो गया, तो ये बेटे हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम लोग डील कर रहे होते हैं। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास इसी पानी के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लोग मेंशन करेंगे। पहले कोहीजन। कोहीजन हमेशा सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है बेटे, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हम पानी की बात करते हैं ना, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सपोज ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाथ पकड़े हुए है और उसको कहता है हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। ये एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, एज अ कॉलम की शक्ल में मौजूद रहते हैं, और इसी को बेटे हम लोग बोलते हैं कोहीजन। दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस में है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर आपसे एक्चुअल में पूछा जाए कि ये कौन सी फोर्स होती है, तो आप बताओगे दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर एडहीजन की बात करते हैं। देखो वाटर जो है ये चिपक भी जाता है, क्या करता है, चिपक जाता है। चलो एडहीजन, एडहेयर करना। अगर हम बेटे यहां पर एक जाइलम की वॉल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा जाइलम की वॉल को ना हम थिक कर लेते हैं। चलो सपोज ये हमारे पास जाइलम वॉल आ गई, ठीक है जी, दैट इज जाइलम वॉल। अब पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है बेटे,
दैट इज हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट, ठीक है, ये इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं एडहीजन, ठीक है। ये कोहीजन एडहीजन, जाइलम और पानी के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है इसको एडहीजन बोलते हैं। और इसी एडहीजन की आपके पास एक प्रॉपर्टी नजर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बेबेशन। एम्बेबेशन, एम्बेबेशन बेटे ये हमारे पास सीड के अंदर या किसी भी सेल वॉल के साथ अट्रैक्शन होती है वाटर की, जिससे वो क्रीप अप करता है। और इस एम्बेबेशन से एक और सवाल आता है कि एम्बेबेशन जो है दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है? ये बेटे रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, याद रखना, ठीक है जी। चिपको, चलें जी, बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हंसता रहता है और सेलुलोज के साथ ही अट्रैक्शन रखता है। कोहीजन भी है, एडहीजन भी है। आगे देखते हैं हम लोग बेटे, जब भी इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स की फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करते हैं तो इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। चलो, आपको पता है पानी जो है ये आपके पास कॉन्टिन्यूसली बेटे टूटता रहता है, ठीक है। सपोज ये हमारे पास वाटर, ये कॉन्टिन्यूसली आपके पास टूटेगा भी, बनेगा भी। अगर प्योर है तो प्रोटॉन भी बनेंगे, इससे हाइड्रोक्सिल आयंस भी बनेंगे। अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन लेते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन लेते हैं, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट पीएच। पीएच क्या होती है? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर POH निकालो तो POH क्या होती है? दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। पीएच की वैल्यू निकालोगे आंसर आएगा 7, POH की वैल्यू निकालोगे आंसर आएगा 7। यानी आपके पास ये जो पानी होता है बेटा, प्योर वाटर, प्योर वाटर ये हमारे पास न्यूट्रल होता है बेटे। प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। ओके, बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इससे आगे है कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन को डील करेंगे। देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, आप लोग देखो, आप लोगों ने पढ़ा है मोनोमर्स। मोनोमर्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी पॉलीमर का सब यूनिट होते हैं जिससे मिलकर पॉलीमर बनता है। तो सपोज हम यहाँ पे मोनोमर और पॉलीमर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मोनोमर आ गया और पॉलीमर आ गया। आपको ये कहते हैं जी मोनोमर्स जब मिलते हैं तो मोनोमर्स के मिलने से पॉलीमर्स बनते हैं। पॉलीमर्स जब टूटते हैं तो पॉलीमर्स के टूटने से बनते हैं मोनोमर्स। तो याद रखना, जब भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बेटे यहां पर मिलेंगे और आपके पास पॉलीमर्स बनाएंगे, देयर विल बी द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी निकलेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन, या हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो दोनों ही बेटे चीजें हमारे पास सही होती हैं। ओके, चलो, अगर आपने पॉलीमर से मोनोमर्स बनाने हैं बेटा तो यहां पे वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा। और वाटर ऐड करने की वजह से ये जो ब्रेकडाउन होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ वाटर होती है और ब्रेकडाउन होता है। लेकिन हाइड्रेशन की बात करें, जहां पर भी हाइड्रेशन आए तो हाइड्रेशन जो है बेटा ये एडिशन ऑफ वाटर तो करवाता है। क्या करवाता है? एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन ये लाइसिस नहीं करवाता। इसमें ब्रेकडाउन नहीं होती, इसमें लिंकेज टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस बेटे ये याद रखना,
अब ये आप डिफरेंट साइड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो ना, कि मोनोसेक्राइड्स अगर हमारे पास मिल रहे हैं तो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे, और पॉलीसेक्राइड्स बेटे हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर को रिलीज करते हैं ना। जब पॉलीसेक्राइड से आपने मोनोसेक्राइड बनाने हैं, क्या होगा, पानी को ऐड करना पड़ेगा। डन डन। बताओ भाई, पॉलीमर जस्ट लिविंग बॉडीज के लिए या कोई अल्केन अल्कीन टाइप कुछ। बस मां बेटे क्या कर रही हैं आप, मैंने अभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दिखाया है, जो केमिकल होते हैं ना उनमें आपके पास वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जैद अब्दुल जब्बार बेटे 100 ml पे आप करेंगे तो ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। डन, याद रखना, ठीक है। चलो कोई सवाल है यहां तक तो मुझे बता दो, अदरवाइज हम पानी की कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। बताओ 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 क्या सवाल है। नहीं, चलो ना बताओ, मैं ही पूछ लेता हूं फिर। सर पानी पी लें? पिए जी, पिए पिए, पानी पिए। इज एम्बिबिशन ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी? एम्बिबिशन इज जस्ट अ फैक्टर जो कि आपके पास पानी को अपटेक करवाता है, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी। ये सिंपल आपके पास एक फैक्टर होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पानी पी लें? पानी प्या प्या के पढ़ाना है थानू। चलो ये देखो, हमारे पास है जी वाटर पोटेंशियल, पानी का पोटेंशियल भी होता है, एंड वाटर हैज वेरी मच पोटेंशियल कि वो काम कर सकता है। तो एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क दैट इज रेफर टू एज वाटर पोटेंशियल, ठीक है। देख लेते हैं वाटर पोटेंशियल को बेटे, हम लोग शो करते हैं ये साइ से और इसके साथ लगाते हैं वाटर W का, ठीक है। चलो कंटेनर बना लेते हैं, यहां पे हमने बना लिया एक कंटेनर। डन। इस कंटेनर के अंदर हमने डाल दिया पानी, देयर इज वाटर। अब आपको पता है पानी के मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव करते हैं ना, आगे हम लोगों ने पढ़ा भी। और ये वाटर मॉलिक्यूल बेटे आपके पास वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर पोटेंशियल कलेक्टिवली। प्योर वाटर का पोटेंशियल होता है हमेशा जीरो, क्योंकि क्योंकि इसकी अट्रैक्शन जो होती है ना वो किसी की भी तरफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वॉल की तरफ, अपने फोकस की तरफ है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इस पानी की जिंदगी में कोई आ जाए, ठीक है, पानी की जिंदगी में कोई आ गया, आपने क्या किया, इस पानी की जिंदगी के अंदर कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अब पानी क्या करेगा, पानी अपने एक्शन से हट गया, पानी विल प्रोवाइड इट्स फोर्स, कुछ फोर्स जो है ये सॉल्यूट को अट्रैक्ट करने के लिए लगाएगा, कुछ जो है वो वॉल के ऊपर लगाएगा। यानी क्या हुआ कि ये जो आपके पास सॉल्यूट है इससे पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक है। जैसे देखो आप लोगों का अभी फोकस डॉक्टर बनना है ना, तो अगर आप जो है इसको जहन में ले आओ जी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फिर भी डॉक्टर बन जाओगे, तो ये फितूर सॉल्यूट के तौर पर एक्ट करेगा और आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है। वाटर पोटेंशियल। चलो अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगा दें, आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए, भाई अभी 10-15 दिन के अंदर ही एंट्री टेस्ट है, प्रेशर लगेगा, और प्रेशर जब भी लगेगा टाइम कम होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे, उससे पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो वाटर पोटेंशियल आपके पास यहां पर प्रेशर पोटेंशियल की वजह से बढ़ जाएगा। इसकी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, वाटर पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। इसमें एक और वैल्यू देखो, जो सॉल्यूशंस का पोटेंशियल होता है ना ये हमेशा बेटे नेगेटिव होता है, सॉल्यूशंस का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्योर वाटर का पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है बेटे, जीरो। डन। चलो जी आगे चलते हैं बेटे।
हमारे पास इस वाटर पोटेंशियल से ना कुछ सवाल आते हैं कि पानी कहां से कहां मूव करता है। वाटर विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से बेटे ये हमेशा मूव करेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। या आप ये कहते हो कि अगर कहीं पर सॉल्यूट ज्यादा है ना, तो सॉल्यूट ज्यादा होने से पानी हमेशा इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वाटर हमेशा सॉल्यूट को फोकस करेगा, सॉल्यूट की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो आप लोगों ने सुना होगा, वो एक गाना भी है पुराना, सॉल्यूट आगे जाता हुआ कहता है पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वे ना आई वे, निगाह मार दा आई वे, सुना हुआ है ना ये इस तरह का गाना। तो सॉल्यूट आगे आगे जाता है और महबूब बेचारा पानी जो है ये पीछे पीछे जाता है। इससे आपके बहुत सारे सवाल हल होंगे, ये याद रखना। अगर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल आपके पास मिक्स हो जाता है तो सिंपल ये याद रख लेना, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है वाटर ने हमेशा उसकी तरफ जाना है, ठीक है, याद रखना। डन। ये बेटे पानी इसकी तरफ जाएगा। अब इसमें से सवालों की तरफ चलते हैं कि सवाल क्या आ सकता है। देखो प्लांट में हमारे पास बेटे ये स्टेम होता है, ठीक है, और ये हमने इसकी बना ली रूट्स। ओके, ये इसका एरियल पार्ट जिसमें हमारे पास आ गया लीव। सवाल ये पूछा जाता है कि पानी आपके पास ये सॉइल से रूट की तरफ क्यों जाता है। तो बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास सॉइल का वाटर पोटेंशियल होता है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट, इसीलिए उसकी तरफ जाएगा। फिर आता है ये रूट्स से स्टेम की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि रूट का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टेम। फिर आता है ये स्टेम से ये लीफ की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि स्टेम का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लीफ। फिर आता है कि ये लीफ से सरफेस पे एयर पे क्यों चला जाता है, क्योंकि लीफ का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एयर। तो इस इक्वेशन से आपके पास बेटे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके डन। कोई सवाल? अच्छा जी थैंक गॉड मॉम वाज नॉट सिटिंग विद मी। अच्छा मामा भी सुनती हैं, मामा भी पानी से रिलेटेड कुछ चीजें सुनती हैं। हाँ? चलो हमारे पास ना वाटर हो गया क्लियर, तो वाटर से आगे चलते हैं। चलें, वाटर से आगे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने डील करना है। चलो मामा ने भी एम्प्टी कैट देना है। चलें जी, विश हर बेस्ट ऑफ लक। चलें जी कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेटे आपके पास मीठी मीठी चीजें, मीठे मीठे कार्बोहाइड्रेट्स और मीठे मीठे मदनी बहनों और भाइयों, टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और इसमें यह पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स, तो बेटे इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे ये इसका नाम ही बता रहा है। देखो कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स हम बताएंगे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कृपया करके लेक्चर की बस करते हैं अच्छा आपकी कृपया जो है वो फिलहाल हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, थोड़ी देर तक एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी। चलो ये देखो इसमें 3 आपके पास आ गए, और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना इसकी परसेंटेज उतनी होती है जितनी वाटर के अंदर, यानी 2:1, ठीक है। इस वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को बेटे मेंशन करते हैं, दे आर एक्चुअली हाइड्रेटेड कार्बन्स। ये बेटे हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं, ठीक है। केमिकल डेफिनेशन कर सकते हो ना इसकी, केमिकली हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं,
दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, ये जितने भी केमिकली हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी इनके पास OH ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा है तभी हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी मेंशन करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। या तो बेटे ये हमारे पास एल्डिहाइड्स होंगे, या ये हमारे पास कीटोन्स होंगे, या ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे, which on hydrolysis yield aldehydic या ketonic subunit. So we are not mentioning this definition over here, as definition is not going to be asked in your entrance test. वहां पे MCQs ही आने, तो हम MCQs को डील करेंगे, ठीक है सर। मीठे मीठे होकर चैप्टर आज ही कंप्लीट करवाएंगे? नहीं 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 बेटे, क्या हो गया, आज ही क्यों कंप्लीट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ठीक है। चलो मुझे बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से रिएक्शन की प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं? आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट में रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी प्रोडक्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। और कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन बनाता है, ये सवाल आता है, तो इसका जवाब वही होगा जो जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्या फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या ये फोटोसिंथेसिस आपको एल्गी के अंदर नजर आती है? बिल्कुल आती है। सो प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गी, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। और अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो आपके पास बेटे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसके साथ ऐड करते जाओ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इन नेचर। दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। ये एमसीक्यूज आता है। नेचर में सबसे ज्यादा, नेचर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो आपके पास ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है ना, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी के साथ आप एक और बात भी मेंशन कर सकते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये आपको सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर नजर आएगा, ठीक है। फिर that is also found in all parts of cell, all parts of cell, सेल के तमाम हिस्सों के अंदर नजर आएगा, ठीक है। इसी वजह से बेटे हम ये कहते हैं कि नेचर में, फितरत के अंदर, कुदरत के अंदर सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। अच्छा, इसरा पूछ रही है सर प्रोटीन अबंडेंट। हाँ, सवाल ये है कि अगर नेचर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा रुबिस्को, ठीक है। लेकिन अगर नेचर में मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पूछा जाए ऑर्गेनिक, तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी ये यासीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेलुलोज होता है, ठीक है। सेलुलोज आर द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड, ठीक है जी। चलो, यहां पर हम थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद बेटे इसको वाइंड अप करेंगे आज के लेक्चर को, ठीक है। चलो, आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, पता है ना आपको। चलो मुझे बताओ जरा, ये स्ट्रक्चरल रोल कौन सा प्ले करेंगे? स्ट्रक्चरल रोल में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स में बेटा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे आपके पास आ जाती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन ये करवाते हैं। सेल वॉल आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सेल वॉल में आपको ना मेनली नजर आता है बेटे सेलुलोज, और इसमें नजर आता है काइटन। ये सेल वॉल है, ठीक है। फिर एक और स्ट्रक्चर हमें नजर आता है जो कि न्यूक्लियोटाइड का बाद में न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा बन जाता है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स।
वो न्यूक्लियोटाइड बनाने में भी मेनली आपके पास एक शुगर होती है पेंटोस, जिसमें राइबोस डीऑक्सीराइबोस हम ऐड करते हैं। फिर ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बनाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, सेल से बाहर जो मैट्रिक्स निकला होता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, वो बनाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग फिर मेंशन करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। ठीक है जी, तो बेटे ये हमारे पास आगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल के अलावा हमारे पास फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं। प्ले फंक्शनल रोल। चलो, फंक्शनल रोल क्या है? सिंपल सा है बेटे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताओ जल्दी से बताओ। ये हमारे पास एनर्जी सोर्स होते हैं, दे आर एनर्जी सोर्स। आप ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, फौरी तौर पर आप मीठी चीज जूस खाते हैं, उसमें शुगर होती है, वो शुगर फौरी तौर पर ब्लड में चली जाती है। ठीक है, ये बेटे एनर्जी रिजर्व्स भी होते हैं, ये हमारे पास एनर्जी रिजर्व्स भी होते हैं। और एनर्जी रिजर्व किस किस फॉर्म में होते हैं? पहला ग्लाइकोजन, दूसरा स्टार्च। ठीक है जी, ग्लाइकोजन और स्टार्च ये आपके पास एनर्जी रिजर्व्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल दोनों प्ले कर रहे होते हैं ये, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, चलो अभी जरा इसमें हम लोग एल्डो और कीटो शुगर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। दैट इज द लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। चलो, हमारे पास बेटे मिनिमम कार्बन इसमें जो हो सकते हैं ना, इसका जनरल फॉर्मूला देखो, CxH2OY, और इसमें x की मिनिमम वैल्यू आपके पास 3, मैक्सिमम बेटे थाउजेंड्स में हो सकती है। ठीक है, तो हम जरा एल्डो शुगर देखते हैं। एल्डो शुगर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये टर्मिनल कार्बन पे होता है। यहां पर हम 3 कार्बन वाली बना रहे हैं, 1 2 3, और बेटे यहां पर जो यूनिट होगा, अगर कार्बन 1 पे है या कार्बन 3 पे है, इसको हम लोग टर्मिनल कार्बन बोलेंगे। ठीक है, हाँ बेटे इरफान कुरैशी, इंस्टेंट एनर्जी लिपिड प्रोवाइड नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे होते हैं। चलो इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये OH, यहां पर OH, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? बिल्कुल है। देखो, एक से ज्यादा OH ग्रुप है ना, एक से ज्यादा OH ग्रुप इस बात की निशानी है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। और इसका ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 या टर्मिनल कार्बन पे है, तो ये इस बात की निशानी है कि ये हमारे पास एल्डो शुगर है। ठीक है जी, अच्छा अगर हम लोग यहां पर डिस्कस करें कार्बन, कार्बन और कार्बन, इसको भी लेबल कर लेते हैं 1 2 3। अगर ये फंक्शनल ग्रुप जो है टर्मिनल कार्बन के अलावा किसी कार्बन पे, यानी कार्बन 2 पे, तो आपके पास ये कौन सा यूनिट होगा? कीटो। और इसमें देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, यहां पर भी OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखो, एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद है, पॉलीहाइड्रोक्सी तो हो गया। इसमें बेटे हमारे पास फंक्शनल यूनिट जो है ये कौन सा है? कौन सा फंक्शनल यूनिट है? दैट इज हैविंग कीटो फंक्शनल यूनिट। तो शुगर कौन सी होगी? कीटो। ये हमारे पास शुगर कौन सी शो कर रहा है? कीटो। तो एल्डो और कीटो जो हैं ये हमारे पास शुगर हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, एल्डो कीटो शुगर। और एक बात याद रखना, एल्डो और कीटो शुगर में जो डिफरेंस है ये बेटे सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल यूनिट का है। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि एल्डो और कीटो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। ठीक है जी, ये हमारा आखिरी पॉइंट था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। यहां पे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
हम्म हम्म जी बेटे, कोई सवाल? वाटर टॉपिक में सोल्यूशन वाला पॉइंट समझा दे प्लीज, थैंक्स बेटे। ये इसको ना आप एक दफा एलएमएस से देख लो, अगर वहां पे क्लियर नहीं होता तो हम फिर इसको नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। कीटो डाइट में भी यही शुगर, नहीं नहीं, कीटो डाइट इज समथिंग एल्स, उसमें लिपिड्स हम लोग ज्यादा ले रहे होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन को वो प्रोमोट करती है। ठीक है जी। पीडीएफ बेटे ये सर आपको बताएंगे कि पीडीएफ भेजनी है, कब भेजनी है या नहीं भेजनी। इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द सर। ओके जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें।